हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पॉलिटिकल पार्टीज के मतलब को समझा, पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स के बारे में भी समझा, साथ ही साथ हमने पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस को भी अच्छे से पढ़ा। ये सब पढ़ लेने के बाद अब हम आ चुके हैं हमारे अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, जहां पर हम ये समझने वाले हैं कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए क्यों जरूरी है। हमारे आज के लेक्चर का नाम है Why do we need political parties? तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है Why do we need political parties? ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। आप सभी को याद होगा, जब हमने इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आप सभी को ये बताया था कि इस चैप्टर में हमें 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एड्रेस करना है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है, और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि आखिर क्यों पॉलिटिकल पार्टीज हमारी पूरी दुनिया में ओमनी प्रेजेंट हो चुकी हैं, मतलब हर जगह मौजूद है। क्या हम पॉलिटिकल पार्टीज के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते? तो चलिए इस लेक्चर में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को समझ लेते हैं और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है। यहाँ लिखा है We need political parties because they perform all the functions we studied. हम सभी ने टोटल 7 फंक्शंस पढ़े हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, और यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहली जो वजह है जिसके वजह से हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें उसकी ज़रूरत है, वो वजह क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो यही है सबसे पहला कारण जिसके वजह से पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज उन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, जैसे कि इलेक्शंस में लड़ना, हमारे ओपिनियंस को शेप करना या फिर ऑपोजिशन का रोल निभाना। अब हमने सबसे पहली वजह तो देख ली है कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए जरूरी है। अब और डिटेल में समझ लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की नीड को, और एक सिचुएशन को सबसे पहले इमेजिन कर लेते हैं। ये सोच लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, और फिर देखते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती ही नहीं तो क्या होता। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है, that without political parties, every candidate in the elections will be independent. अगर हम ये मान ले कि पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो क्या होगा, हर एक कैंडिडेट जो चुनावों में लड़ेगा वो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट होगा का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स होंगे जो इलेक्शंस में खड़े होंगे वो अकेले खड़े होंगे, उनकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। वो क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ अकेले उन चुनावों को लड़ेंगे। अब आप सभी यहाँ पे सोचेंगे कि मैम इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो चलिए प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। अगर सभी लोग इंडिपेंडेंट होंगे तो कोई भी एक कैंडिडेट यहाँ पर प्रॉमिसेस नहीं कर पाएगा मेजर पॉलिसी चेंजेस को लेकर। मतलब यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट लोगों को प्रॉमिस नहीं कर पाएगा कि हम ये पर्टिकुलर पॉलिसी को चेंज करेंगे या इस लॉ को लेकर आएंगे। वो किसी भी प्रकार के प्रॉमिसेस को कर ही नहीं पाएंगे। अब जब एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है तो क्या होता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी खुद की पॉलिसीज बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, मैनिफेस्टोज बनाती है लोगों के इश्यूज के बेसिस पे, और फिर लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं कि वो किसी भी एक मैनिफेस्टो को चूज करके लोगों को वोट करे, कैंडिडेट्स को वोट करे, पार्टी को वोट करे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई मैनिफेस्टो ही नहीं होगा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगी, और किसी एक कैंडिडेट की अकेले की बस की नहीं है कि वो कोई मेजर पॉलिसी चेंज लेकर आ सके। इसी वजह से कोई वोटर किस बेसिस पे इन कैंडिडेट्स को वोट करेगा। अब जो भी कोई वोट देता है तो वो किस आधार पर देता है, पहला आधार तो यही होता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो क्या कहता है, वो क्या क्या प्रोमिसेस करते हैं, क्या पॉलिसीज वो लेकर आएंगे, कौन से प्रोग्राम्स को वो लेकर आएंगे, या फिर वो पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर कैंडिडेट को वोट करता है कि अच्छा ये पॉलिटिकल पार्टी हमेशा इन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, ये इस पॉलिसी को सपोर्ट करती है,
तो हम इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे, इसीलिए वो उस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर देते हैं, वोट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है, ना ही कोई कैंडिडेट यहाँ पे प्रॉमिस कर पा रहा है, ना कोई यहाँ पे पॉलिसीज है, ना यहाँ पर कोई प्रोग्राम्स हैं, तो किस बेसिस पर लोग यहाँ पर वोट डालेंगे कैंडिडेट्स को? और यही सबसे पहली प्रॉब्लम है विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज की। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा है? द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। अब यहाँ पर क्या होगा, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जीतेंगे वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आएंगे इंडिपेंडेंटली, तो वो मिलकर हो सकता है एक सरकार को फॉर्म कर ले, गवर्नमेंट को बना ले, लेकिन ये गवर्नमेंट की यूटिलिटी मतलब इस सरकार की उपयोगिता हमेशा अनसर्टेन रहेगी, कभी भी निश्चित नहीं होगी। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा कैंडिडेट जो जीत कर आया है वो प्रधानमंत्री बनेगा, या कौन सा लीडर जो जीत कर आया है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा या फिर मिनिस्टर बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? अब जब कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये डिसीजंस लिए जाते हैं, म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा या कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा या कौन क्या मिनिस्टर बनेगा। लेकिन यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है, सभी लोग इंडिविजुअल्स हैं, और वो सभी इंडिविजुअल्स अपने इंटरेस्ट के बारे में पहले सोचेंगे, वो सभी प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, वो सभी मिनिस्टर्स बनना चाहेंगे। तो यहाँ पे डिसीजन कौन लेगा? कौन ये डिसीजन लेगा कि सरकार में किसके पास क्या पोस्ट होगी, क्या पोजीशन होगी, या फिर सरकार की कौन सी नीति होगी, क्या एजेंडा होगा, देश का क्या विजन होगा? ये सब कौन डिसाइड करेगा बिना पॉलिटिकल पार्टीज के? इसीलिए अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से गवर्नमेंट बना भी लेते हैं तो वो गवर्नमेंट की यूटिलिटी हमेशा अनसर्टेन रहेगी, क्योंकि एक तो वो सरकार कभी भी गिर सकती है। कोई भी अगर एक कैंडिडेट कभी ना माना, उसको कोई एक बात पसंद नहीं आई, तो वो तो सरकार से पीछे हट जाएगा, ठीक है? या फिर अगर किसी की बात नहीं मानी गई तो वो हट जाएगा, तो सरकार यहाँ पे गिर जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ये गवर्नमेंट कभी भी सर्टेन नहीं हो पाती है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के, लीडर्स के खुद के ओपिनियंस होंगे, खुद के व्यूज होंगे, खुद के इंटरेस्ट होंगे, तो कोई म्यूचुअल डिसीजन कभी आ ही नहीं पाएगा। देश को कभी भी एक सिंगल डायरेक्शन ही नहीं मिल पाएगी। और ये है दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जिस्ट ना करने के वजह से। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर लिखा है, elected representatives will be accountable to their constituency, but no one will be responsible for how the country will be run. अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो भी चुने हुए लोग होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, वो अकाउंटेबल होंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तरफ। मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत कर आए हैं, सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तरफ उनकी जवाबदारी होगी, ठीक है? वो वहां पर क्या काम कर रहे हैं बस वही ज्यादा देखा जाएगा। तो वो किसके तरफ अकाउंटेबल होंगे? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तरफ, जहां से वो जीत कर आए हैं। लेकिन वहीं पर जो बाकी का देश है, वहां उसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा? हमारे पूरे देश में क्या चल रहा है, किस प्रकार की पॉलिसीज आएंगी, किस प्रकार के लॉज आएंगे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी? यहाँ पर हर एक रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलेगा कि हम तो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आए हैं, तो हम तो इसी के लिए काम करेंगे, हम इसी को अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे। अगर कुछ गलत होता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर तो वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर देश में कोई मुसीबत आ जाती है, देश में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, किसको अकाउंटेबल ठहराएंगे उस काम के लिए? अगर एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती तो हम उस पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा अकाउंटेबल मानते, जो भी रूलिंग पार्टी होती उसको अकाउंटेबल मानते। लेकिन यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है, तो हर कोई एक दूसरे पर ब्लेम डालेगा, तो हम किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे देश को चलाने की? देश चलेगा कैसे? क्योंकि हर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जीत कर आएगा वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करेगा, तो देश के लिए कौन काम करेगा? यहाँ पे सरकार को कौन चलाएगा? यही है हमारी एक और प्रॉब्लम, जो कि तब आ सकती है अगर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं तो वो अगर कोई पॉलिसी के बारे में बात करती है, किसी प्रोग्राम के बारे में बात करती है, किसी भी योजना के बारे में बात करती है,
तो जीतने के बाद वो उन सभी पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती है। जहां जहां वो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है वहां वहां उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, करेक्ट, जिसके लिए वो अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही कैंडिडेट होगा जो जीतेगा, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो निकल कर आएगा, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होगा। तो वो कहाँ कहाँ क्या क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट करता रहेगा। इसी वजह से यहाँ पे झगड़े भी होंगे, इंस्टेबिलिटी भी आ जाएगी देश में, और इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी, सरकार के अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी होती हैं, क्योंकि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के क्या होगा, सभी कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट होंगे, अपने मुताबिक वो काम करेंगे, सरकार हमेशा अनसर्टेन रहेगी और देश को चलाने वाला कोई होगा ही नहीं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट के तरफ। यहाँ पर लिखा है, इन मेनी स्टेट्स पंचायत इलेक्शंस आर नॉन पार्टी बेस्ड। हमारे देश में कई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं वो नॉन पार्टी बेस्ड होते हैं। नॉन पार्टी बेस्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंटेस्ट नहीं करती हैं। वैसे हमारे देश में नॉर्मली क्या होता है, इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंटेस्ट करती हैं, करेक्ट। लेकिन कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं उसमें ये पार्टीज आपस में कंटेस्ट नहीं करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्मली पार्टीज डोंट कंटेस्ट, कि पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मली यहाँ पर कंटेस्ट नहीं करती हैं। लेकिन रियलिटी में यहाँ पर क्या होता है, इधर लिखा है, बट इन रियलिटी villages often get split into factions, with each faction putting up its own panel of candidates। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो विलेजेस होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं फैक्शंस में। मतलब यहाँ पे विलेजेस के जो लोग हैं वो ही अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, विलेजेस में ही फैक्शंस क्रिएट हो जाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं इंटरेस्ट के बेसिस पे। और फिर वो जो ग्रुप्स हैं, वो जो डिफरेंट फैक्शंस हैं, वो अपने खुद के पैनल ऑफ कैंडिडेट्स को आगे कर देते हैं, मतलब अपनी खुद की एक सूची निकाल देते हैं उम्मीदवारों की। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि विलेज के जो लोग हैं उन्होंने ही ग्रुप्स फॉर्म कर लिए हैं, डिफरेंट फैक्शंस को फॉर्म कर लिया है, और हर एक फैक्शन एक दूसरे के खिलाफ एक तरीके से लड़ता है। ठीक है, अपने अलग अलग कैंडिडेट्स को खड़ा कर देता है और जीतने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग पैनल्स ऑफ कैंडिडेट्स को आगे कर दिया जाता है, और ये काम कौन करते हैं, विलेजेस के लोग ही, जो अलग अलग फैक्शंस को क्रिएट कर लेते हैं अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो विलेजेस ने एक फैक्शंस को क्रिएट कर दिया है और हर एक फैक्शन अपने अलग कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी होता है। तो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज। पॉलिटिकल पार्टीज भी तो यही करती हैं, इंटरेस्ट के बेसिस पे ग्रुप्स को फॉर्म करती हैं, वो ग्रुप्स फिर इलेक्शंस में कंटेस्ट करते हैं, करेक्ट, कैंडिडेट्स कंटेस्ट करते हैं जो उस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये सेम काम इन विलेजेस में भी होता है, तो डिफरेंट क्या है, करेक्ट। इसीलिए हमें क्या पता चलता है यहाँ पे कि भले ही हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट ना करें, फिर भी लोग आपस में फैक्शंस क्रिएट कर लेते हैं और फिर कंटेस्ट करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करके, जो कि उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे देश में लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर ही ऐसा है, उनका माइंडसेट ही ऐसा है। हमारे लिए जो भी हमारे मतलब का होगा, हम उसी के हिसाब से अपने ग्रुप को फॉर्म करेंगे, अपने कैंडिडेट्स को जिताने की कोशिश करेंगे, और यही काम पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है that is why we find political parties in almost all countries of the world, whether big or small, old or new, developed or developing। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ज्यादातर देशों में जो वर्ल्ड में हमारे एग्जिस्ट करते हैं, कई सारे देशों में हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि लोग अपने मुताबिक ग्रुप्स बनाते ही हैं,
फैक्शंस को क्रिएट कर ही लेते हैं, जिसके आधार पर फिर वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, कंटेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज का मतलब ये नहीं है कि सभी कंट्रीज, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ज्यादातर कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं। अब भले ही वो कंट्रीज बड़ी हो जैसे कि इंडिया, या फिर छोटी हो जैसे कि भूटान, या फिर वो कंट्रीज ओल्ड हो जैसे कि यूएसए, या फिर नई हो जैसे कि नेपाल, या फिर वो कंट्रीज डेवलप्ड हो जैसे जापान, या फिर डेवलपिंग हो जैसे कि इंडोनेशिया। तो भले ही देश बड़े हो छोटे हो, पुराने हो नए हो, डेवलप्ड हो या फिर डेवलपिंग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इन सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती ही करती हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट के तरफ। यहाँ पर लिखा है The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies. ये जो राइज हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज का, कि अचानक से पॉलिटिकल पार्टीज ओमनी प्रेजेंट हो चुकी हैं, हर देश में मौजूद है, ये किसके साथ लिंक किया जाता है? इस राइज को किसके साथ लिंक किया जाता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज के साथ। ये एक फॉर्म ही है, एक टाइप ही है डेमोक्रेसी का, ठीक है, जहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं हमारे लिए, आगे हमारे इंटरेस्ट को सरकार में लाने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? ये प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है, जहाँ पे हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो हमारे लिए सरकार को चलाते हैं, हमारे ओपिनियंस को, हमारे व्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। तो जब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आई तो उसी के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज का भी राइज हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये समझ लेते हैं हमारे अगले पॉइंट की मदद से। यहाँ पर लिखा है, As societies became large and complex, they needed some agency to gather different views on various issues and present these to the government. मतलब कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटीज बड़ी होती गई, जटिल होती गई, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोगों के ओपिनियंस बढ़ते गए, इश्यूज बढ़ते गए, तो जैसे जैसे हमारी सोसाइटीज बड़ी होती गई, जटिल होती गई, वैसे वैसे इन सभी सोसाइटीज में एक जरूरत आने लग गई। किसकी जरूरत? एक ऐसी एजेंसी की जरूरत, एक ऐसी संस्था की जरूरत जो कि डिफरेंट व्यूज को, जो कि वेरियस इश्यूज पर होते हैं, उन व्यूज को इकट्ठा कर सके, गैदर कर सके और प्रेजेंट कर सके गवर्नमेंट के सामने, सरकार के सामने। तो जैसे जैसे सोसाइटीज बड़ी हुई, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आनी शुरू हुई, तो एक नीड आई इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, जहां पर हमें एक ऐसी एजेंसी की जरूरत थी, एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जो इश्यूज के ऊपर लोगों के व्यूज को गैदर कर सके और प्रेजेंट कर सके। अब हम सभी ने पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस को अच्छे से पढ़ा है, तो हम जानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का ही फंक्शन है, और ये एजेंसी जिसकी यहाँ पे बात करी जा रही है वो पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही डिफरेंट व्यूज को, जो इश्यूज पर लोगों के होते हैं, उनको गैदर करती हैं और सरकार के सामने रखती हैं, ठीक है। तो यहीं से हमें पता चलता है कैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के वजह से पॉलिटिकल पार्टीज आई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर लिखा है, They needed to bring various representatives together to form a responsible government. अब यहाँ पे सोसाइटी की एक और नीड थी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की एक और नीड थी, और वो नीड क्या थी कि यहाँ पे हमें ये जरूरत थी कि हम डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को, डिफरेंट प्रतिनिधियों को साथ में ला सके और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके। और ये भी क्या है? ये भी एक फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ मिलाती है, मिनिस्टर्स बनाती हैं, करेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटती है और एक अच्छी सरकार, रिस्पॉन्सिबल सरकार को फॉर्म करती है, ठीक है। तो जब ये वाली नीड आई तो भी हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ लिखा है, They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them.
अब यहाँ पे तीसरी जरूरत क्या थी इस डेमोक्रेसी की? हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए था, हमें एक ऐसा तरीका चाहिए था जिसकी मदद से हम सरकार को सपोर्ट भी कर सके, सरकार का साथ भी दे सके और सरकार को रिस्ट्रेन भी कर सके, उन्हें रोक भी सके, ठीक है। साथ ही साथ हम पॉलिसीज को भी बना सके, उन्हें जस्टिफाई भी कर सके और उन्हें अपोज भी कर सके। और ये मैकेनिज्म हमें कहाँ से मिलता है? कौन हमें मदद करता है? किसके मदद से हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रेन कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, उन्हें अपोज कर सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। ये भी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी का एक फंक्शन ही है, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? वो सरकार को सपोर्ट भी करती हैं, सरकार को रोकती भी हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ही पॉलिसीज भी बनाती हैं, पॉलिसीज को जस्टिफाई भी करती हैं और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ही ऑपोजिशन बनकर इन पॉलिसीज को अपोज भी करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जरूरत पड़ी। अब यहाँ पर ये कैसे पॉलिसीज को बनाया, जस्टिफाई और अपोज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में क्या होता है? जो रूलिंग पार्टी होती है वो पॉलिसी बनाती है या वो एक बिल को बनाती है, करेक्ट। तो यहाँ पे मेक पॉलिसीज हो गया। रूलिंग पार्टी क्या करेगी? बिल बनाएगी, पार्लियामेंट में उसे प्रेजेंट करेगी, उसे जस्टिफाई करेगी। अब यहाँ पे क्या होगा? वो जो लीडर्स होंगे, जो वहां पे डिफरेंट पार्टीज के बैठे होंगे, वो या तो इस बिल को पास करेंगे, उसके लिए आए बोलेंगे, या फिर उस बिल को रिजेक्ट करेंगे और उसके लिए नो बोलेंगे, करेक्ट। तो या तो उसे वो सपोर्ट करेंगे या फिर उसे वो अपोज करेंगे। तो इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये कौन सा मैकेनिज्म है? पॉलिटिकल पार्टीज ही ये मैकेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट नीड्स थी जो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में थी, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज का राइज हुआ। तो आगे क्या लिखा है? पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज। हर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की ये जो नीड्स होती हैं, इन सभी नीड्स को कौन फुलफिल करता है? पॉलिटिकल पार्टीज। और इसीलिए देयरफॉर पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज एक नेसेसरी कंडीशन है, एक जरूरी कंडीशन है डेमोक्रेसी के लिए। और इसीलिए ज्यादातर देशों में पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं और इसीलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है, नीड है। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज ओमनी प्रेजेंट हो चुकी हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्यों मॉडर्न डेमोक्रेसीज पॉलिटिकल पार्टीज के बिना एग्जिस्ट नहीं करती, तो वहां पर आप या तो पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस के बारे में लिख सकते हैं या फिर इन सभी रीजंस के बारे में लिख सकते हैं जो हमने आज पढ़े। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।